चलिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने यही चार्ट में से ये पूरा पोर्शन पढ़ लिया था एलिमेंट्री कैनाल का। अब सेकंड पोर्शन हम पढ़ने वाले इसमें रेस्पायरेशन, है ना। सेकंड पोर्शन क्या पढ़ते बेटा, एक मिनट, रेस्पायरेशन। चलिए, रेस्पायरेशन की बात करें तो बेसिकली रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ। जो आपने फूड इंटेक किया उसका डाइजेशन तो इसने कर दिया। अब जो ये विलाई के थ्रू एसिमिलेट फूड हुआ है और ये कहाँ गया है, सेल के पास। भाई ब्लड के थ्रू क्या हुआ, सेल के पास क्या पहुंच गया, एक न्यूट्रिशन। अब ये इस न्यूट्रिशन का करेगी क्या, ये करेगी इसका ऑक्सीडाइजेशन, जिससे ये एनर्जी बनाए। अब कई बार ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और कई बार नहीं पड़ेगी। दो तरीके के होंगे, एरोबिक और एनारोबिक। जहां पर ना वर्ड आ जाए, क्या वर्ड आ गया बेटा, ये ना, एन ए ना। इस ना का मतलब क्या है, ए ना, ए ना मतलब ना, ना मतलब नहीं, नहीं मतलब यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होगी किसकी, एनर्जी की। और एरोबिक में किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की। बात सिंपल है। रेस्पिरेशन का मतलब है कि फूड के साथ ऑक्सीजन को जोड़े और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी यानी कि एनर्जी का फॉर्मेशन करे। थोड़ा वाटर रिलीज होगा, थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या बना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बाई प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पर, CO2। क्लियर। अब यहाँ डिफरेंस, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर 2020 में आया था, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस साल वापस आ सकता है। तो एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस। अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैंने 5 लिखे, सिंपल सिंपल है, आपको इजीली विजिबल हो रहा है। इट रिक्वायर्ड क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है। बात करें सेकंड, यहाँ पर बात करते हो एंड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, आर CO2 एंड वाटर। जबकि यहाँ पर आप देखोगे एंड प्रोडक्ट मैंने अल्कोहल लिखा है। अल्कोहल इज अ फेवरेट मॉलिक्यूल ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस का फेवरेट मॉलिक्यूल है, ठीक है। रेगुलर चाहिए कई जनों को, तो नहीं मिले तो इंसान पागल हो जाता है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं अल्कोहल को बेटा, पता है आपको, मदिरा। क्या नाम है, मदिरा, आहा मदिरा पान कर रहे हैं। वैसे अल्कोहल, तो अल्कोहल, CO2 एंड लैक्टिक एसिड, तीन चीजें रिलीज होगी। सबके फंक्शन सब कुछ बताऊंगा। तीसरा डिफरेंस क्या है, इट अकर इन ऑल लिविंग सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स, ऑल लिविंग सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और हायर प्लांट्स में क्या देखने को मिलती है, एरोबिक रेस्पिरेशन। जबकि आप देखोगे बैक्टीरिया, फंगस, मसल सेल्स, तो वहां पर दिखेगी एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ एनर्जी ज्यादा क्वांटिटी मिलती है 38 ATP की फॉर्म में, यहाँ पर एनर्जी मिलती है कम क्वांटिटी में 2 ATP की फॉर्म में। क्लियर है। तीसरी चीज, ये प्रोसेस कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में। यहाँ तक बात समझ में आई, डिफरेंस समझ में आए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग सही से हो रही है नहीं हो रही, हो रही है। चलिए बहुत बढ़िया, विजिबल भी हो रहा है, नहीं हो रहा तो सुन लीजिए। और ये चार्ट मैं लास्ट के अंदर आपको दे दूंगा, जिससे आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा हमने क्या क्या किया। अब इसी का ये पार्ट है, देखो ये पूरा पार्ट इसी से रिलेटेड है। चलो मैं खड़ा होकर एक बार इसको समझा देता हूँ, बहुत आसान चीज है। देखो, ग्लूकोज जो आपने क्या किया, यहाँ से डाइजेशन किया, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ और सेल के पास पहुंचा, किस फॉर्म में, फूड ग्लूकोज की फॉर्म में। आपने खाए तो दाल चावल थे, आपने खाई तो दाल रोटी थी, आपने खाया तो पनीर था, आपने खाया तो लेग पीस था, जो भी आप खा रहे थे, है ना। खाता ऐसे खच खच करके नहीं खाने चाहिए, बट कई लोग खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, अपने अपने शौक है, शौक बड़ी चीज है। खाया आपने, जो भी खाया वो किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में सेल के पास पहुंचा। सेल में ग्लूकोज का फॉर्मूला आपने देखा होगा, C6H12O6 होता है। तो 6 कार्बन का स्ट्रक्चर क्या है, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म क्या करेगा, किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म क्या करेगा, एक फॉर्मेशन कर देगा, इसका नाम है पाइरूवेट। क्या है, पाइरूवेट। ये पाइरूवेट जो है ग्लूकोज का हाफ डिवीजन है। अगर 6 मॉलिक्यूल का ग्लूकोज है तो ये पाइरूवेट 3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। और इसकी फॉर्मेशन के साथ साथ क्या निकल जाती है, थोड़ी सी एनर्जी। समझो कि हमारे पास क्या चीज है, एग्जांपल लेता हूं मैं, एज अ पेपर। ये पेपर है इतना बड़ा 6 मॉलिक्यूल का, इसका क्या कर दूं मैं, हाफ पोर्शन में डिवाइड कर दूं, 3 मॉलिक्यूल। अब इसके साथ थोड़ी एनर्जी निकल गई, बस इतना ही है कि 3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना, इस कॉल्ड एज पाइरूवेट। और ये पाइरूवेट क्या है, 3 कार्बन स्ट्रक्चर साथ में एनर्जी रिलीज करता है। अब ये चीज है एब्सेंस ऑफ O2 इन ईस्ट। ये रिएक्शन कहां हो रही है, एब्सेंस ऑफ O2, यानी कौन सा रेस्पिरेशन है, एनारोबिक। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कहां हो रही है, यीस्ट में। मैंने आपसे कहा था यीस्ट में होगी, विदाउट ऑक्सीजन की हेल्प से होगी, और बनेगा क्या, इथेनॉल। नॉल इज ए अल्कोहल, जहां नॉल आ जाए NOL, वही अल्कोहल है। तो इथेनॉल क्या हो गया, अल्कोहल। साथ में निकली CO2 और साथ में निकली एनर्जी। बट आप जानेंगे कि कोई भी चीज को बर्न करने के लिए, जलाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, या तोड़ने के लिए। यहाँ तो तोड़ा हमने बट ऑक्सीजन निकली, बट
आप देखो लगी ऑक्सीजन, सॉरी एनर्जी निकली बट ऑक्सीजन लगी नहीं लगी, ऑक्सीजन तो एब्सेंस थी। जब ऑक्सीजन एब्सेंस थी तो प्रॉपर बर्निंग नहीं हुई, जब प्रॉपर बर्निंग नहीं हुई तो प्रॉपर एनर्जी भी नहीं निकली, एनर्जी बहुत कम क्वांटिटी में निकली। सर कितनी निकली? 2 एटीपी। चलो बहुत बढ़िया। एक रिएक्शन और देखता हूँ जहां मैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को प्राइवेट में कन्वर्ट तो कर लेता हूँ, बट अब ये प्रोसेस सेल के अंदर हो रही है, बट कहाँ हो रही है? कम ऑक्सीजन। हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे अगर मेरी बॉडी में अब मैं खड़ा हूँ, आर मान रिलैक्स कर रहा हूँ, ब्रीदिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जा रही है, सेल्स के पास जा रही है, सब काम प्रोसेस। अब मैं एकदम दौड़ना स्टार्ट करूँ, बहुत जोर से दौड़ रहा हूँ दौड़ रहा हूँ दौड़ रहा हूँ, एक टाइम बाद मेरी बची हुई एनर्जी खत्म हो गई। अब एनर्जी का फॉर्मेशन क्या करेंगे? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जल्दी जल्दी करना है, और हमारी बॉडी का दौड़ते टाइम सबसे ज्यादा वेटेज कहाँ होता है? मसल्स के अंदर, लेग मसल्स में। वहां पर आप देखेंगे मसल्स जो है बहुत ज्यादा काम कर रही है, ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन की तो एकदम कमी हो जाएगी, क्योंकि मैं दौड़ता हूँ तो मेरी मसल्स पे ज्यादा ध्यान रहता है, आंखों पे ज्यादा ध्यान रहता है। अब उस टाइम मेरी ब्रीदिंग रेट कम हो जाती है, जब मैं मुंह से भी सांस लेने लग जाता हूँ तब मेरे पास क्या होता है? ऑक्सीजन कमी हो जाती है, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी इन और मसल सेल। तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड, साथ साथ क्या रिलीज होगी? एनर्जी और 2 एटीपी। कितनी एनर्जी? 2 एटीपी में फॉर्म में। कितनी एटीपी? 2 एटीपी। आप देखते हैं कि 2 एटीपी क्या है? एनर्जी है। क्लियर? क्या है हमारे पास? एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन थी, जहां पर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं तो प्रॉपर बर्निंग नहीं, तो एनर्जी भी कम हुई। लैक्टिक एसिड क्या चीज है? यहाँ पर आप देखेंगे कि आप जब दौड़ेंगे तो आपकी बॉडी से पेन होगा थोड़ा टाइम बाद, जैसे आप लोगों पेन जनरेट होगा, पेन इस लैक्टिक एसिड की वजह से होता है बेटा। ये लैक्टिक एसिड मसल में पेन क्रिएट कर देता है। बात करता अगली चीज ग्लूकोज, और फिर वापस प्राइवेट बनाया, बट अब की बार मैंने क्या करा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले आया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो चीज देखेंगे क्या बना? CO2 बना, वाटर बना, एनर्जी बनी। कितनी एनर्जी बनी? 38 एटीपी। याद रखिएगा कितनी बनी? 38 एटीपी बनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो वैसा ऑक्सीजन थी, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अच्छे से बर्निंग होती है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? सही है। चलिए अब मैं आपको एक बार और इस चीज को रिपीट कर देता हूँ, जिससे कि क्लियरिफिकेशन और अच्छे से हो जाए। देखिए कुछ नहीं किया कि हर सेल के पास अपने खाने के लिए क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आया ब्लड के थ्रू। जैसे ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन आया तो क्या होगा? किस फॉर्म में आया? ग्लूकोज की फॉर्म। और ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन का स्ट्रक्चर। वो 6 कार्बन का स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म, किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में जाएगा और 3 कार्बन का स्ट्रक्चर बना देगा। इसे बोलेंगे पाइवेट। अब ये यीस्ट सेल होगी, अगर यीस्ट सेल में रिएक्शन हो रही होती तो ऑब्जर्व करो ये यीस्ट है, जिसके अंदर क्या किया गया? न्यूट्रिशन आया किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। उसने क्या किया? उसने कन्वर्ट कर दिया उसको पाइवेट में। कहां पर? यीस्ट सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा? भाई यीस्ट के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया में इतना कुछ अपडेटेड चीज नहीं थी, तो अब उसी के अंदर चल रही है, साइटोप्लाज्म में रिएक्शन चल रही है, पाइवेट क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है किसमें? इथेनॉल में, और CO2 बना रहा है, और CO2 के बाद क्या देखने को मिलती है? एनर्जी। अब आप देखोगे कि कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना अच्छा हुआ। 6 कार्बन का स्ट्रक्चर, 3 कार्बन के स्ट्रक्चर पहुंचा, वो 3 कार्बन फिर देखो फर्दर इथेनॉल, 2 कार्बन का स्ट्रक्चर और 1 कार्बन का आ गई CO2 में, तो 3 कार्बन दिखे कि नहीं दिखे आपको? जो पाइवेट 3 कार्बन का था, इथेनॉल 2 का, और एक किसका हुआ आपका? एक किसका हुआ आपका? CO2 का। तो 3 कार्बन का स्ट्रक्चर बन गया, प्लस 2 एटीपी, एनर्जी निकल गई। ऑक्सीजन नहीं थी इसलिए कम एनर्जी, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। फिर देखता हूं मैं ग्लूकोज प्लस किसका बना? पाइवेट बना। किसमें? साइटोप्लाज्म में, बट कहां बना? लैक ऑक्सीजन एरिया, यानी कि मसल सेल्स में। यहाँ पर क्या है? लैक ऑक्सीजन थी, इसलिए क्या बन गया बेटा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं थी, इसलिए क्या बना? लैक्टिक एसिड, जो पेन क्रिएट करता है। एनर्जी कितनी बनी? फिर से 2 एटीपी। कई किताबों में 36 लिखा हुआ एटीपी, याद रखिएगा किसमें? ये सवाल थर्ड रिएक्शन में, बट आपको याद रखना है 38 एटीपी। आपके एनसीईआरटी में यही है, 36 होगा वहां मैं लिखवा दूंगा, अभी 38 है, 38 याद रखिएगा। तीसरी चीज बात करें, ग्लूकोज कन्वर्ट टू पाइरुवेट इन साइटोप्लाज्म, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आ गई, ये रिएक्शन अब कहाँ होगी? ये होगी आपके माइटोकॉन्ड्रिया, वो हो रही थी मसल सेल में, वो हो रही थी साइटोप्लाज्म में पूरी रिएक्शन। ये कहाँ हो रही थी? साइटोप्लाज्म से मसल सेल के अंदर, ये साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनेगा? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी 38 एटीपी। आप देखेंगे कि वाह क्या मजेदार चीज बनी। क्या बना बेटा? यहाँ पर देखो आप कितने बने? 38 एटीपी, यानी कि प्रॉपर बर्निंग हुई, और प्रॉपर बर्निंग के फलस्वरूप बाई प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास? अच्छी खासी एनर्जी बनी। ये कंफर्म हुआ? समझ में आई ये रिएक्शंस? ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक सिस्टम, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं बेटा, तो ह्यूमन बॉडी में मैं अपनी बॉडी से ऐसे दिखाता हूँ, आपको उसमें अच्छे समझ में आएगा। देखो
आपने एक्सटर्नल पार्ट, ये जो छेद दिख रहे हैं आपको, ये जो पोर्स दिख रहे हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। इन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर इनटेक होती है। अब खींचा, खींचा, अंदर गई ऑक्सीजन, गई कि नहीं गई? और ये कहा जाएगी नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी। नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी से कहा जाएगी, आगे जाएगी फेरिंग्स पार्ट में। किस पे जाएगी? फेरिंग्स पार्ट में। फेरिंग्स की एक बड़ी खासियत है, मैं लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लगती है मुझे हमेशा। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, इसलिए यहाँ पर इन्फेक्शन बहुत होते हैं बेटा। फूड एंड एयर, इसलिए यहाँ इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। फिर पार्ट आता है लैरिंग्स, जहाँ पे आपका साउंड बॉक्स प्रेजेंट होता है और एक ग्लैंड भी प्रेजेंट होगी यहाँ पर, इस कॉल्ड एज थायराइड ग्लैंड। बताएंगे आगे क्या होती है। लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है उसके ऊपर रिंग लाइक कार्टिलेज या सी शेप कार्टिलेज बोल सकता हूँ मैं इनको, ये प्रेजेंट होगी। ये दिख रहे हैं आपको? ये क्या करते हैं? कोलैप्सिंग से बचाते हैं। जब आप एयर इनटेक या आउटटेक कर रहे हैं तो ये पाइप कोलैप्स ना हो जाए, ये पाइप ऐसे सिमट ना जाए, इस वजह से इसको बचाते हैं। कौन है? ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, जो क्या होते हैं? सी शेप होते हैं बेटा, पूरा नहीं होता, क्योंकि पीछे इसोफेगस भी तो है। अगर पूरा हो जाएगा तो इसोफेगस क्या हो जाएगी? कोलैप्स। इसलिए उसको बचाने के लिए सिर्फ क्या होता है? सी शेप कार्टिलेज होते हैं। ट्रेकिया के बाद फर्दर ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड करता है और दोनों पार्ट जाते हैं लंग्स के अंदर, उन्हें बोलते हैं पार्ट्स को ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर लंग्स में जाकर और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इस कॉलेज ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स आगे जाके एल्वोलाई सैक के अंदर जाते हैं, और एल्वोलाई सैक क्या होते हैं हमारे पास? जो कि डिफ्यूजन की प्रोसेस से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ ब्लड वेसल वगैरह आती है। इनकी सेफ्टी के लिए ऊपर क्या प्रेजेंट है? रिब केज, ठीक है। नीचे की तरफ डायफ्राम होता है, जो इसको होल्ड भी रखता है और अप एंड डाउन भी होता है। तो आपको सीक्वेंस याद रखना है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद फर्दर टू पार्ट ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के लंग्स में जाके फर्दर अदर पार्ट्स, इसको ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के टर्मिनल पोजीशन पे क्या होता है? एंड में, जिसको हम कहते हैं एंड पोजीशन पे क्या होता है? हमारे एल्वोलाई, एल्वोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। लंग्स एक पूरी कवरिंग है, किसकी है? ये पतली सी मेम्ब्रेन है, पेरिटोनियम की पूरी कवरिंग रहती है, ठीक है। उसके बाद रिब केज होता है। क्लियर? ये आपका रेस्पिरेशन खत्म होता है। प्लांट की रेस्पिरेशन की बात करूं तो प्लांट के अंदर सिंपल रेस्पिरेशन एनसीईआरटी ने आपके लिखा है कि ज्यादा कुछ नहीं होता है। जो स्टोमेटल पोर होता है, इसी के थ्रू चीजों का एक्सचेंज होता है। अगर मैं बात करूं गैसेज कौन सी लेते हैं प्लांट, तो आपको मैंने कहा था फोटोसिंथेसिस के अंदर O2 लेते हैं ना बेटा। वो O2 जो है कहाँ आती है? खुद ही फोटोसिंथेसिस करते हैं और O2 का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ O2 खुद ले लेते हैं, कुछ O2 दे देते हैं किसको? हमारे लिए ह्यूमन बीइंग्स पे छोड़ देते हैं कि तुम भी जी लो यार, क्या बात करते हो, तुम भी मजे करो, है ना, खूब मौज करो, ये ऑक्सीजन ले लो। तो हम भी खुश, वो भी खुश। क्लियर? इसलिए हम प्लांट को उगा रखे ना। बाकी लोगों का क्या काम है? ऑक्सीजन दे रहे, खाने को दे रहे, तो उगा रखे। तो वो सीओ, वो O2 जो है, वो क्या करते हैं? प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं? खुद के लिए बनाते हैं, थोड़ी बहुत हमें भी दे देते हैं कि यार दुनिया, हम भी हाथ जोड़ देते हैं, धन्यवाद साहब हमें मिल गई। अब वो ऑक्सीजन हम लोगों ने निकाली, वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस एक फोटोसिंथेसिस की फॉर्म में मिलता है। ये भी कुछ, अपन भी कुछ, लेन देन करके जी रहे हैं जिंदगी, ठीक है। बट रात के समय फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते, इसलिए ये क्या करते हैं? रात को ऑक्सीजन लेते हैं। इसलिए प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए रात को, क्योंकि वो ऑक्सीजन लेते हैं और आप भी ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस एरिया में थोड़ी, ध्यान रखिएगा, ये चीज है। ट्रांसपोर्टेशन, नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया? ट्रांसपोर्टेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने का, है ना। तो 2 मिनट में एक बार पानी वानी पी लेता हूँ, होल्ड करो। चलिए, अब आता है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में सबसे पहले, ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहला वर्ड आता है ब्लड और दूसरा आता है लिम्फ। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, समझते हैं ब्लड क्या है। ब्लड की यहाँ थ्योरी लिखी, मैं थ्योरी में बहुत अच्छे समझाता हूँ। देखो, ब्लड बेसिकली क्या है? अगर मेरे पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें मेरे पास 100 ml ब्लड है, तो 100 ml ब्लड में से 55% उसमें प्लाज्मा होगा और 45% क्या होगा? फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जो सेल्स है ना, ये फॉर्म्ड एलिमेंट है, सॉलिड पार्ट है। और जो प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है, क्योंकि उसका 90 से 99% पार्ट क्या है? वाटर ही ओनली। 90% क्या है? उसमें पानी ही है। जो 8 से 10% बचा है वो क्या है? जैसे हमारे पास प्रोटीन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, कंपाउंड्स हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेट्रा। इसके बाद बात करते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल, नॉट ए सेल। सेल क्यों नहीं? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। क्लियर? सेकेंडरी चीज क्या है? ब्लड इज नॉट ट्रू कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज यहाँ पर सेल्स डिवाइड नहीं करती, क्योंकि आरबीसी के पास न्यूक्लियस ही नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है तो डिवाइड नहीं करती।
ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है वैसे। अब 10th में बात करते हैं क्या क्या आता है। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड कॉर्पस्कल, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, तीन चीजें। बेसिकली रेड ब्लड सेल का कलर रेड नहीं होता, ये एक ट्रांसपेरेंट है, पेल येलो कह सकता हूँ मैं इसको, थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का। बिकॉज रेड क्यों दिखता है तो फिर ब्लड सर? आरबीसी रेड होती नहीं, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन फिल होता है, और हीमोग्लोबिन के पास एक पिगमेंट है जिसका नाम है कौन सा? रेड पिगमेंट। और वो किससे बन रहा है? वो फेरस नाम के एक नाम से एलिमेंट से बन रहा है, फेरस या आयरन बोलते हैं उसको, ठीक है। उसकी वजह से क्या आ रहा है? रेडिश कलर। तो पूरी आरबीसी का कलर रेड हो जाता है, और आरबीसी बहुत ज्यादा है सेल के ब्लड के अंदर, इसलिए हमें क्या है? ब्लड का कलर ही रेड दिखता है। तो हीमोग्लोबिन नंबर ज्यादा होगा तो उसका कलर ज्यादा रेड होगा, हीमोग्लोबिन नंबर कम होंगे तो उसका कलर थोड़ा कम लाल होगा। क्लियर? सॉरी। इसके बाद ब्लड की स्टडी हीमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी कहलाती है। सेकेंडरी ब्लड जो है वो बेसिकली हमारे पास, हाँ, इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहा ब्लड में, और एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है, और ब्लड फिर उसको क्या करता है? ट्रांसफर करता है। कोई भी प्रोडक्ट को सेल टू सेल ट्रांसफर करने का काम किसका है? ब्लड का। लिम्फ बेसिकली क्या होता है? जिसमें आरबीसी एब्सेंट होती है इसलिए वो व्हाइटिश कलर का होता है, कलरलेस होता है टाइप, व्हाइटिश मतलब अलग ही कलर का होता है थोड़ा। ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं करता, थोड़ा बहुत कुछ सिंथेसिस वगैरह कर लेता है, बाकी इसका ज्यादा डिटेल आपको जाननी नहीं है। अब बात करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर होता है। इससे पहले अगर बात करूँ तो 3 चैम्बर हार्ट भी होता है, 2 चैम्बर हार्ट भी होता है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के पास कितने चैम्बर हार्ट होता है? जबकि वो रेंगने वाला जानवर है, जबकि उसके हार्ट कितने होते हैं? 4 चैम्बर। जबकि उन्हें कितने चाहिए? 3 चैम्बर, उसके पास 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। बात करूं चारों चैम्बर के नाम की, तो 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है, अपर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, नीचे राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। क्लियर है? आर्टरी और वेन में जो है डिफरेंस आता है, याद रखिएगा। आर्टरी और वेन का डिफरेंस जरूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है इस ट्रांसपोर्टेशन से। जैसे कोई डिफरेंस नहीं, ये वाला आर्टरी वेन का डिफरेंस हो गया। इसके बाद मैंने आपको है ना एक और डिफरेंस बताया था, कौन सा होता था? एक तो डिफरेंस था, एक ये रहा, और एक ये आर्टरी वेन का 3 डिफरेंस मिनिमम मैंने बताया था। अगर मैं सर्कुलेशन की बात करूँ तो सबसे पहले लंग्स के थ्रू क्या आती है? पल्मोनरी वेन। और कहाँ आएगी? एट्रियम में आएगी, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से जाएगी बाइकस्पिड के थ्रू। किससे कस्पिड के थ्रू? बाइकस्पिड के थ्रू। यहाँ पर ऐसे जेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड लेफ्ट साइड होता है, ट्राइकस्पिड राइट साइड होता है। लेफ्ट साइड जो है बाइकस्पिड, उसके बाद वेंट्रिकल में जाएगी, वेंट्रिकल से जाएगी बॉडी ऑर्गन्स तक, बॉडी ऑर्गन से फिर से हार्ट के पास आएगी, और हार्ट के एट्रियम पार्ट से जुड़ेगी, कौन से? राइट एट्रियम से, राइट वेंट्रिकल से जुड़ते हुए फिर वापस लंग्स के पास जाएगी। अगर आप देखेंगे तो ब्लड 2 बार हार्ट में आ रहा है, एक बार एट्रियम के थ्रू आ रहा है राइट साइड में, और एक टाइम आ रहा है एट्रियम टू वेंट्रिकल किस साइड? लेफ्ट साइड। तो दोनों साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? तो 2 बार अगर हार्ट में से ब्लड जा रहा है, इसको डबल सर्कुलेशन। अब इनके वेन्स के नाम भी है। लंग्स से जो ब्लड ला रही है वो कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि अभी डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू एल्वोलाई से ऑक्सीजन को ब्लड ने लिया, और ब्लड लंग्स के थ्रू कहा जा रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहा जा रहा है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से गेट खुला, इस कॉल्ड एज कस्पिड। कस्पिड क्या है? गेट लाइक स्ट्रक्चर। जैसे खुलेगा तो ब्लड नीचे की तरफ जाएगा, तो हमारी हार्ट बीट जनरेट होगी, लब, ठीक है। फिर जैसे ही यहाँ से ये ब्लड जो है लाइट वेंट्रिकल से कहा जाएगा अयोटा में, अयोटा से बॉडी फ्लूइड में, बॉडी ऑर्गन्स तक। अयोटा क्या है? आर्टरी है, और ये जाएगा कहाँ पर? वेना कावा में। वेना कावा इंफीरियर सुपीरियर दो तरीके की होती है। वेना कावा वेन है, और ये लेके जाएगी ब्लड, कौन सा? अयोटा तो लाई थी, आर्टरी इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ से जाएगा वेना कावा, जो वेन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ले जाएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड के थ्रू कहा जाएगा वेंट्रिकल में। किसके थ्रू? ट्राइकस्पिड के थ्रू। ट्राइकस्पिड 3 गेट है, तो वहां लब की आवाज थी या डब की आवाज आएगी? तो ये लब और डब का जो साउंड है वो हार्ट बीट कहलाता है। धक धक नहीं आता है, धक धक सिर्फ मूवियों में आती है, ठीक है। यहाँ पे रियल में आती है लब और डब। क्या आती है? वॉइस लब और डब। फिर ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स के पास। यहाँ एक्सेप्शन क्या है कि वेन होकर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, और ये आर्टरी होकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, जबकि आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी, और वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी। आप इसको एक्सेप्शन में लिख सकते हैं, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है, जब आप डिफरेंस लिख रहे हैं। फिर बात करता हूँ ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या है आपको बता दूं, यहाँ पर 80 to 120 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर की यूनिट है, 80 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
80 से अगर कम हो गया और 120 के ज्यादा हो गया तो ये क्या है, जैसे 80 से क्या हो गया, जैसे मान लो एक यूनिट देता हूँ मैं आपको 90 और 130, 80 से भी ज्यादा है 120 से भी ज्यादा तो हाइपर टेंशन, और 80 से कम मतलब 60 और 110 है तो ये हाइपोटेंशन। क्लियर, हाइपर एंड हाइपो, जब ये लेवल इन दोनों की यूनिट कम हो जाए तो क्या होगा, हाइपो। ज्यादा हो जाए 80 से ज्यादा चला 90 100 110 120 से 130 140 तो क्या हो गया, हाइपर। ठीक है, क्लियर। बाकी इसमें प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है मैं बता दूं। प्लांट में टाइप ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम एंड जाइलम के थ्रू, जो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है, एक बार डिफरेंस देख लीजिएगा, इजी है। जाइलम जो है वो H2O का यानी वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जबकि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, आपका फ्लोएम। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद मेजर पार्ट आता है एक्सक्रीशन, यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है, हार्ट जो है हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। ब्लड कितना होता है ह्यूमन बॉडी में, तो 5 लीटर होता है बेटा। क्लियर, और वेट के अकॉर्डिंग देखेगा तो 7 से 8% होता है। अगर किसी व्यक्ति का 100 किलो वेट है तो उसका 7 से 8% वेट ब्लड का ही है। अगर देखा जाए तो 7 से 8 लीटर उसके अंदर ब्लड होगा। ठीक है, क्लियर। ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो ब्लड का फॉर्मेशन बेटा कहाँ होता है, बोन मेरो में, रेड बोन मेरो में। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ किडनी की। किडनी बेसिकली क्या है, जहाँ पर एस्ट्रिएशन किया जाता है। अगर हमने जो खाना खाया उसको हमने यहाँ ऑक्सीजन के थ्रू ऑक्सीडाइज किया, सेल ने उसका क्या किया उसका ऑक्सीडाइजेशन और उससे एनर्जी ली, उसके बाद वही चीज कहाँ तक पहुंची, पूरी पहुंचने का प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन। अब जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट था उसको बाहर निकाला था फीसेस की फॉर्म में। अब कई बार हम जो खाना खाते हैं उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आ जाती है, जैसे अमोनिया, है ना, वेस्ट, और एक आता है क्या कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया, इन सबको क्या करते हैं हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, फिल्टर करते हैं ब्लड को। तो ब्लड तो ऑक्सीजनेटेड इन डीऑक्सीजनेटेड तो था ही यहाँ पर, और फिल्टर करने के लिए किडनी का यूज किया जाता है। किडनी बेसिकली दो होती है हमारी बॉडी के अंदर, एक लेफ्ट और एक राइट। और आपको बता दूं मैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि दो वेन, एक एक वेन और एक आर्टरी आ रही है, और रेनल वर्ड यूज किया जाता है। मैं बता दूं, जैसे कि आप लीवर की बात करेंगे तो हेपेटिक वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, लंग्स के लिए पल्मोनरी वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, वैसे के वैसे किडनी के लिए रेनल वर्ड यूज किया जाता है। रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन के थ्रू चीजें देखी जाएगी। आर्टरी कैसा ब्लड लेके आएगी बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और रेनल वेन कैसा लेके आएगी, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे लेके जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जैसे ब्लड लेके आई तो उसमें से क्या किया गया, सफाई की गई। किसकी सफाई की गई बेटा, यहाँ पर सफाई की गई है किसकी, यूरिया, यूरिक एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्सेट्रा प्रोडक्ट। अब उनकी यूरिन किडनी में क्यों करेगा ऐसे सफाई, तो किडनी में एक स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड एज नेफ्रॉन। तो स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन कैसा स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है। ये एक वॉल है, इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, और ये बोमेंस कैप्सूल की वॉल है, और यहाँ बीच में है ना नेटवर्क होता है आर्टरी वेन का, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है। अब ये ग्लोमेरुलस से क्या है कि ये डाई डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या ले लेंगी, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या कर लेंगी, सारा वेस्ट प्रोडक्ट को ये बोमेंस कैप्सूल की वॉल क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। बट साथ साथ मिनरल्स, विटामिन एंड एक्सेट्रा यूजफुल प्रोडक्ट जो ब्लड को चाहिए थे वो भी एब्जॉर्ब कर लेगी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। इसकी वजह से ये आर्टरी इसके ऊपर ऐसे के ऐसे फॉलो करेगी, इसको पूरा फॉलो करेगी। देखो, ठीक है, पूरा फॉलो करेगी। तो अगर मैं देखूं तो इसमें एक स्ट्रक्चर है, जैसे ये वोमेन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये वोमेन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर, ये जा रहा है, ये वाला पाइप, ये वाला पाइप देखिए। तो ये जो पाइप वोमेन्स कैप्सूल से निकल रहा है पीछे की तरफ इज कॉल्ड एज पीसीटी। क्या बोलते हैं, पीसीटी। पीसीटी इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, फिर ये आ जाता है, ये हेनले का लूप है बेटा। ये यू शेप दिख रहा है ना आपको, ये यू शेप स्ट्रक्चर, ये देखो यहाँ से ऐसे देखेंगे, ये देखो, आप देखेंगे यू शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यू शेप स्ट्रक्चर हेनले का लूप होता है। और तीसरी चीज यहाँ पर आती है डीसीटी, ये पीछे की तरफ पार्ट होता है डीसीएनटी, डिस्टिल कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड डक्ट। फिर आती है लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें डीसीटीज आके जुड़ती है। एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारी डीसीटीज जुड़ती है, और ये डीसीटीज जो है आगे जाकर किससे जुड़ेगी, इस पार्ट से जो पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है इस कॉल्ड एज यूरिटर। ये यूरिटर्स आगे जाके एक यूरिनरी ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर होगा, पाउच लाइक उसमें दिखेगा, और पाउच लाइक स्ट्रक्चर किसमें दिखेगा, यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर पास आउट हो जाएगा। क्लियर है। किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का डायग्राम में सबसे पहले वोमेन्स कैप्सूल,
जो आगे नेटवर्क ऑफ आर्टरी का है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। फिर इसके ऊपर क्या होगा, पीछे की तरफ डीसीटी, सॉरी पीसीटी, फिर हेनले का लूप, फिर डीसीटी, और डीसीटी जाके जुड़ रही है किससे, कलेक्टिंग डक्ट से। आप ध्यान रखिएगा कि इनके ऊपर ये नेटवर्क किस लिए है, ये नेटवर्क एक्स्ट्रा आर्टरी का इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि बहुत सारा जो है वोमेन कैप्सूल ने विटामिन, मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये रीएब्जॉर्प्शन करने के लिए उसके ऊपर जाती है और रीएब्जॉर्ब कर लेती है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ये ब्रांच ऑफ रेनल वी आर वी लिखा है ना, ये रेनल वेन है, बाकी तो आर्टरी है पूरी। यहाँ पर कुछ ब्रांच वेन की भी होती है, क्लियर है, कुछ ब्रांच किसकी होती है, वेन की। आपके एनसीईआरटी डायग्राम ब्लू कलर से दिखाया गया है वेन को भी, क्लियर। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है हमारे पास प्लांट में एक्सक्रीशन क्या क्या होता है। तो मैं बता दूं, सॉलिड फॉर्म में रबर, लिक्विड फॉर्म में आपके पास क्या आएगा, वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे हमने लिखा है सैंडवुड, यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है लिक्विड फॉर्म में, और वैक्स भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड, सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में क्या रहे, गैसियस फॉर्म में CO2 होती है। हमारी बॉडी से यकीनन यूरिन ही नहीं और भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे हमारे आंसू होते हैं, टीयर्स, ठीक है, स्वेट हो गया, CO2 हो गया, ये सब कुछ भी, डेड स्किन वगैरह हो गई, ये सभी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी की, जो हमारी बॉडी टाइम टू टाइम बाहर रिलीज करती है, क्लियर। फीसेस भी हमारी वेस्ट प्रोडक्ट है। तो आई होप आपको ये पूरा चार्ट यहाँ से यहाँ तक समझ में आया होगा। विद इन 40 to 45 मिनट्स या 50 मिनट्स में हमने ये पूरा कवर किया है एक चैप्टर। ऐसे जैसे मैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और आपकी कराऊंगा रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी, आज ही हेरिडिटी का लेक्चर इसकी के बाद आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा आपका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, और फिर आ जाएगा आपका लास्ट एंड फाइनल कौन सा लेक्चर, रिप्रोडक्शन, क्लियर है। थैंक यू सो मच बच्चा, है ना, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप सबको बहुत अच्छा करना है, प्रीवाई क्यू देख लीजिए, 4-5 साल के पेपर वहीं से बनेगा, कोशिश पूरी है, आपके हमेशा अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। आपने पूरे साल मेहनत करी है, बहुत जोश के साथ मेहनत करी है। मैंने भी कई ऑफलाइन में स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, 60 to 70 स्टूडेंट्स, और कहीं ना कहीं वो भी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। प्लीज आप लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आराम से चिल करिए, साथ साथ पढ़िए, ऐसा नहीं पढ़ चिल करते रहे, नेटफ्लिक्स से चिल कर रहे हैं सर आपने कहा था, नहीं नहीं बेटा, पढ़ना भी है, बट टेंशन के साथ नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ, मजेदार कॉन्सेप्ट है, लिंक करते हुए पढ़ेंगे, चैप्टर्स पढ़ने का बड़ा मजा आ जाएगा, क्लियर है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। 20 ऑफ फरवरी आपका एग्जाम है, क्लियर है, चलिए।